हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करके करके देख चुके हैं। तो चलिए आगे हम और जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसका क्या होगा आंसर जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। ठीक है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन या अंतस्थ या महाप्राण। ठीक है, तो इनमें से क्या कहलाते हैं जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है संयुक्त व्यंजन, है ना। दो व्यंजनों का जो मेल होता है उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। ठीक है, वर्ण तालिका के अनुसार जो हिंदी में वर्णमाला का जो तालिका बनता है ना, उसके अनुसार अ, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। स्वर है या व्यंजन है या मात्रा है या विसर्ग है। ठीक है, तो देखिए ये जो है स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर स्वर होता है, ह्रस्व, फिर दीर्घ होता है और प्लुत होता है। तो इसका क्रम अल्टरनेटिव बढ़ते जाता है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से ह्रस्व का उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उससे 2 गुना समय दीर्घ के उच्चारण में लगता है और 3 गुना समय प्लुत के उच्चारण में लगता है। ठीक है, इसी क्रम में ये व्यवस्थित है। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि, है ना, कौन सा है इनमें से, कौन सा जो है स्पर्श व्यंजन है, कंठ यानी गले से निकलता है, अघोष है ना, और महाप्राण है जिसको बोलने में मतलब जैसे एच एक्स्ट्रा जुड़ता है, एच, है ना। जैसे टी जो है अल्प प्राण है और टी एच यानी जो है जो है महाप्राण है, और टी यानी कि ट जो है अल्प प्राण है। तो इसी प्रकार से ऐसा कौन सा है ना, तो कौन सा है इसमें से। ठीक है, इसका सही उत्तर है ख, ऑप्शन सी, है ना। सही उत्तर है ख। देखिए ख जो है के एच होता है ख। ठीक है, बाकी सब ये और ये जो है अल्प प्राण है। ठीक है, लेकिन घ भी तो है, लेकिन वह जो है कंठ ध्वनि स्पर्श व्यंजन है ना, जिसमें दांत, जीभ जो है दांत से जो है स्पर्श करे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अघोष नहीं है इस प्रकार से, है ना। महाप्राण तो है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है ना। दंत्योष्ठ, है ना, ध्वनि कौन सी है, दांत से टच होने के बाद निकलने वाली, है ना। तो कौन सी है इनमें से, कौन सा दंत्योष्ठ है ना। तो इसका सही उत्तर है वह जो ध्वनि है दंत्योष्ठ ध्वनि है। ठीक है, वह जो ध्वनि है दंत्योष्ठ है ना। दांत और उष्ट मतलब वहां से दांत के पास से स्पर्श होकर के हवा जब निकलता है ना, वह बोलते समय, है ना। और जो है वह का उच्चारण करते समय जो है ओंठ की आकृति इस प्रकार से गोल होती है ना, जो कि नॉर्मली ओंठ का आकृति इस प्रकार से होता है, वो वह बोलने से गोल के जैसे होने लगती है। ठीक है, गोल हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो सही उत्तर है वह। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन उनको बोलते हैं जिनके उच्चारण में मुंह से जो है गर्म हवा निकले। गर्म हवा, ऊष्म जो है गर्म हवा से संबंधित है। ठीक है, तो जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकले उसको बोलते हैं ऊष्म। तो देखिए स, स और ह को बोलने से मुंह से हवा निकलती है ना, गर्म हवा। तो इसका सही उत्तर है स ह। ठीक है, आप इसको बोल करके देखिए, उच्चारण करके देखिए, स तीनों स को और ह बोलने से मुंह से जो है हवा, गर्म हवा निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं, है ना। केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, है ना, घर्षण न हो गले से, घर्षण न हो करके मतलब गर्म हवा ना निकले, है ना, और सिर्फ श्वास का प्रयोग किया जाए, उनको क्या बोला जाता है। तो सीधी सी बात है ना, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इनमें से क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं, तो अघोष, है ना।
जिनको बोलने से जो है गर्म हवा नहीं निकलती है ना, मतलब अघोष, ठीक है। सघोष मतलब कि जिसमें घर्षण भी होता है और गर्म हवा निकलती है मुंह से, ठीक है। और जिनको उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उनको अघोष बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अघोष और सघोष का जो है परिभाषा है, तो सही उत्तर है अघोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? य र ल व, ये जो व्यंजनों का ग्रुप है, इनको क्या कहा जाता है? य र ल व को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन या अंतस्थ या ऊष्म या प्रयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, ऊष्म तो स स स और ह वाले ग्रुप को कहा जाता है। ये स स और ह वाले ग्रुप को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें से हवा निकलता है। इनका उच्चारण करते समय मुंह से जो है हवा निकलता है, ठीक है। अंतस्थ अंतस्थ इनको जो है य र ल व को बोला जाता है, ठीक है। अंतस्थ वाले ग्रुप में आएंगे ये सब, ठीक है। य र ल व, ये जो भी जितने भी चार ठो व्यंजनों का ग्रुप है वो अंतस्थ में आता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन तो क ख ग इस टाइप से है ना, जो दांत को स्पर्श करे, है ना, इसको बोला जाता है। क ख ग को कंठ बोला जाता है, क जो है गले से निकलता है इसलिए, है ना, ठीक है। स्पर्श प फ ब भ म को, मतलब जिसमें ओंठ जो है टच हो, दोनों जो ओंठ है ये टच हो, प फ ब भ म, है ना, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पार्श्विक, ठीक है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ड़ या ल या र या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी जो है पार्श्विक पार्श्विक ध्वनि है? तो इसका सही उत्तर है ल। ल जो है पार्श्विक ध्वनि कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ, ध्यान दीजिए, अभी हमने देखा य र ल व को वाले ग्रुप को अंतस्थ बोला जाता है, तो सही उत्तर इसका कौन सा होगा? ल, है ना। य र ल और व, ये जो चार व्यंजन हैं ये अंतस्थ वाले ग्रुप में आते हैं, अंतस्थ समूह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है ना। कंठ यानी गले से और तालु दोनों के स्पर्श से, यानी जीभ जो है कंठ के आसपास यानी एकदम अंदर से, और जो है तालु से निकलता है, जो दोनों ये ध्वनि जो है का उच्चारण करते हैं इनमें से, तो जीभ जो है कंठ और तालु के आसपास वाले रीजन को टच करता है, ठीक है। ये मुंह का अंदर वाला भाग है, तो एकदम ये इधर गला वाला है, फिर ये तालू ऊपर वाला, फिर यहाँ एकदम फ्रंट में दांत, और यहाँ पर जो होता है दांत और तालू के बीच का भाग है ना। फिर उसके बाद एकदम सामने में ओष्ठ रहता है, ओष्ठ ध्वनि प फ ब भ म, ठीक है, जिसमें बोलने से जो है दोनों ओंठ टच होते हैं, प फ ब भ म। आप बोल करके देखिए, इन सभी को बोलने से दोनों ओंठ टच होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला ओंठ और नीचे वाला ओंठ यहाँ पर टच होता है। उसके बाद दंत वाला, फिर उसके ऊपर वाला भाग, और ये तालू वाला भाग, और इधर कंठ यानी गला वाला भाग, ठीक है। तो कौन सा स्वर जो है कंठ तालव्य है, यह बताना है। बड़ा ई या बड़े आ या बड़ा औ की मात्रा, या फिर ए, है ना, कौन सा जो है कंठ तालव्य है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ए जो है। ए ध्वनि जो होता है उसको कंठ तालव्य बोला जाता है, यानी कि कंठ यानी गले से और तालु दोनों के मिक्सचर से, है ना, वहाँ उस वाले रीजन से निकलता है ध्वनि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट, ट को बोल के देखिए, ट जो है कौन सा उच्चारण की दृष्टि से कौन सा है, ठीक है। हम देख लेते हैं एक बार। ये मुंह वाला भाग है, तो यहाँ पर है ओठ, ओष्ठ्य, है ना, ओठ। फिर उसके बाद दंत, दंत, है ना। फिर उसके बाद इधर एक और होता है इस वाले रीजन में, फिर यहाँ पर होता है तालु, है ना। हाँ, ये मूर्धन्य होता है यहाँ पर मूर्धन्य, ठीक है। यहाँ पर तालु, इधर कंठ यानी गला, ठीक है। तो यहाँ पर मूर्धन्य है ना, और इधर तालु, ध्यान दीजिएगा। तो ट वर्ग को बोल करके देखिए, ट, ट जो है आपका जीभ, आपका जीभ ट बोलने से यहाँ वाले रीजन को, दांत के ऊपर मूर्धन्य को टच होता है। ट वाला पूरा वर्ग को बोल के देखिए, ट ठ ड ढ।
आपका जीभ जो है इस वाले रीजन को टच करेगा, ठीक है। दांत से ऊपर को, मूर्धान्य को, तालु यानी एकदम ऊपर को नहीं करेगा, है ना, तालु को नहीं टच करेगा, एकदम ऊपर को टच नहीं करेगा, है ना। ट ठ ड ढ, है ना, त थ द ध में, ये वाले त थ द ध वाले में टच करेगा ऊपर तालु को, ठीक है। आप सॉरी, हम लोग देख रहे हैं ट वर्ग, है ना, ट वर्ग में ना ये मूर्धन्य को टच करेगा, ठीक है। ट, ठ, ड और ढ, इसको बोल कर देखिए आप, आपका जीभ जो है मूर्धन्य वाले रीजन को टच करेगा, तो इसलिए यह मूर्धन्य है, ठीक है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मूर्धन्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर बताना है, ठीक है। स्पष्ट दिख रहा है, छोटा ऊ की मात्रा है, ये छोटे ए की मात्रा है, और ये छोटे ओ, है ना, यानी ओ है, और ये औ है, तो औ जो है दीर्घ है, ठीक है। ओ लघु है ना। वैसे ही ए जो है लघु है, ए जो है दीर्घ है ना, ठीक है। उसी प्रकार से ऊ जो है लघु है, बड़ा ऊ जो है दीर्घ है, तो लेकिन आ जो है यहाँ पर दीर्घ है। आ जो शब्द है, मतलब स्वर है, आ तो लघु है, लेकिन आ जो है दीर्घ है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। हमको दीर्घ पूछा है, सही उत्तर है ऑप्शन ए, है ना, आ जो है दीर्घ वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार विसर्ग का, या चंद्र बिंदु का, या पंचम वर्ण का, या स्वर का, किसका कार्य करता है, ठीक है। अनुस्वार, है ना, अनुस्वार मतलब अंग की मात्रा, अंग, ये अंग की मात्रा जो है वो किसका कार्य करता है। तो देखिए माँ को देखिए, नहीं दंत लिख लेते हैं, द अध न त, तो यहाँ दंत है, और यहाँ पर देखिए दंत, तो ये वाला जो अंग की मात्रा है ये अनुस्वार है ना। लेकिन सही शब्द जब लिखते हैं, लिखावट में सही उसका शुद्ध रूप क्या होता है, दंत, ये वाला शुद्ध होता है। तो न अधा न क्या है, पंचम वर्ण है। वैसे ही कंपन लिखते हैं, कंपन, है ना, तो उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कंपन, है ना। तो ये अनुस्वार जो है अधम वाले जो है पंचम वर्ण, उसका जो काम कर रहा है ना, दोनों का उच्चारण सेम ही होता है। तो उसका मतलब है कि अनुस्वार किसका काम करता है, पंचम वर्ण का कार्य करता है ना, पंचम वर्ण का कार्य करता है अनुस्वार, ठीक है ना। ये कंपन लिखते हैं, तो अधम जो है पंचम वर्ण है, यानी म जो है पंचम वर्ण है ग्रुप का, है ना। तो इसी प्रकार से पंचम वर्ण का काम करता है अनुस्वार, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।